कर दो, ज्वाइंट है ये। So guys, welcome back. I hope everyone is doing fine and well, है ना? चलो फटाफट थम्स अप दे दो ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोग ज्वाइंट हो, है ना? ऐसा नहीं कि तुम लोग भी निकल लिए, बस मौका मिला नहीं निकल लिए। चलो ठीक है, फटाफट गाइस थम्स अप कर दो एटलीस्ट। गिव मी अ थम्स अप, आई विल बिगिन। करें शुरू? शुरू करें गाइस? क्लास शेड्यूल चेंज होगा वेदांता के लिए। 12th नीट का एग्जाम चल रहा है, तो 19 और 20 को 12th नीट नहीं होगा, बाद बाकी दिन 12th नीट होगा। चलो गाइस शुरू करें। यार तुम लोग कैसे हो यार, तुम लोग एक थम्स अप नहीं दे सकते हो? बताओ, टीचर भाग भाग के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तुम्हें इस बात की इतनी सी भी वो नहीं है ना, रिगार्ड्स नहीं है? एक थम्स अप देने में इतना टाइम लगता है? भाग भाग के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तुम्हें इस ओके फाइन, चलो गुड। चलिए, तो हम कहाँ पे थे गाइज? हम थे कि 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। नो, ओके फाइन। तो हम 2 और 3 सेल्ड स्टेज पे थे गाइज। तो हमने क्या बोला था कि 60% हम देखें तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं क्या करते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका क्या होता है भाई? उनका होता है कि वो 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन करते हैं। अब सवाल ये है ही नहीं, सवाल क्या है कि ये जो लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, एक्साइन लेयर और एंटाइन लेयर, ठीक है? तो एक्साइन लेयर के पास स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक? लेकिन स्पोरोपोलिनिन इतने जगह पे नहीं प्रेजेंट होता है गाइस। इसको हम कहते हैं दिस इज द अपर्चर। यही वो अपर्चर है, दिस इज द अपर्चर, जहां पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जहां से जर्म ट्यूब है ना, पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब है ना, ये वाली इंटाइन लेयर, यहां से क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को एक्सटेंड करके बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है? सो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गाइस कि दिस पॉलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम द अपर्चर, जहां पे क्या प्रेजेंट है, एक्साइन लेयर एब्सेंट है, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो कि दैट हैज द प्रोमिनेंट अपर्चर। तो गाइस पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर होता है, इसके पास ये प्रोमिनेंट अपर्चर है, ये वो ओपनिंग है जहां से इंटाइन लेयर बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है? इंटाइन लेयर क्या बनाता है? इंटाइन लेयर बनाता है पॉलन ट्यूब। अब एक चीज देखना, क्या देखना भाई, ये देखो, ये पॉलन ट्यूब कौन बना रहा है? इंटाइन। ये पॉलन ट्यूब कौन बना रहा है भाई? इंटाइन लेयर बना रहा है पॉलन ट्यूब, इस तरह से, ठीक है? पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय इंटाइन लेयर। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल सी इज गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं टोटली कि ये इंटाइन लेयर का काम क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ये एक्साइन लेयर ने अपर्चर दिया, ओपनिंग दी, यहाँ पे पॉलन ट्यूब एमर्ज हुआ, पॉलन ट्यूब बना, ठीक है? अब यही पॉलन ट्यूब से ये जो गैमेट्स है ना गाइस, ये जो गैमेट्स, यही इसी पॉलन ट्यूब से जाएंगे कहाँ? ये पॉलन ट्यूब से यहाँ पे आप देखोगे कि इसी पॉलन ट्यूब से ये इस तरह से ये जो गैमेट्स हैं इसके अंदर जाएंगे, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो पॉलिनेशन की एक टॉपिक फटाफट गाइस अगर हम देखें, क्या बात करें, हम क्या कहते हैं, पॉलन एंड पिस्टिल, दिस इज द पिस्टिल, दिस इज द पॉलन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में छोटी सी टॉपिक है, ये भी देख लो। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब हम देखते हैं गाइस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पॉलन ट्यूब के थ्रू पिस्टिल के अंदर
एम्ब्रायो सैक तक गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को पहुंचाना किसका काम होता है? इंटाइन लेयर से बने पॉलन ट्यूब की। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि इफ दिस इज द पॉलन सैक, ये हम देखते हैं, देखो हम अगर पॉलन सैक बनाना चाहे गाइस तो हम किस तरह से बनाते हैं? एम्ब्रायो सैक, यही तो होता है एम्ब्रायो सैक, बताया है ना मैंने। देखो ये 3 न्यूक्लियस इधर, ये 3 न्यूक्लियस इधर, ये 2 न्यूक्लियस इधर। तो आप क्या देखते हो? ये इस तरह से, ये 3 इधर सेल्स, ये 3 इधर सेल्स, और ये बीच वाला जो है इनको हम कहते हैं गाइस सेंट्रल सेल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। होता क्या है? पॉलन ग्रेन आता है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन आया, इसने अपने दोनों गैमेट्स, ठीक है, किस तरह से? पॉलन ट्यूब से। ये पॉलन ट्यूब आएगा इधर से मर्ज करेगा, ये पॉलन ट्यूब से इस तरह से ये आएंगे, एक गैमेट इधर फ्यूज करेगा गाइस, ठीक है, इधर फ्यूज करेगा एक गैमेट, और एक गैमेट इधर बीच में फ्यूज करेगा। तो एक गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज होगा इसके साथ, और एक गैमेट गाइस इधर बीच में फ्यूज होगा। तो आप इसी फ्यूजन को तो कहते हो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, इसी को कहते हो क्या? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब ये देखो 3 न्यूक्लियस बनी, तो इसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हो ट्रिपल फ्यूजन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? डबल फर्टिलाइजेशन गाइस इसीलिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैसे? तो पहला एन है ना, पहला जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? एग सेल के साथ। ये क्या दे रहा है? 2n, n+n। जो दूसरा मेल सेल है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है गाइस? इस सेंट्रल सेल के साथ 2n। ये क्या दे रहा है? 3n स्टेज। इसको हम कहते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, जो एंडोस्पर्म बनाता है। और ये क्या हुआ गाइस? यही तो वो है जो सीड बनाता है, यही तो सीड बनाएगा। तो एक जगह सीड बन रहा है और एक जगह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी, ये पूरी कहानी हो गई भाई किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी। दिस इज ओनली नोन एज सिनगैमी। बहुत सारे नाम है इसके। यहां से गाइस बहुत सवाल पूछते हैं, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। 3n स्टेज क्या है? तो आप बोलोगे 3n से एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। फिर पूछेगा एंडोस्पर्म में क्यों? एंडोस्पर्म, आप लोग नारियल का पानी पीते हो ना, हमें कहा जाता है कि नारियल का पानी पियो, बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ज्यादा है। जिस चीज में न्यूक्लियस ज्यादा होगी, न्यूक्लियस क्या करता है? एफिशिएंसी बढ़ाता है ना। आपने नारियल पानी पीते ही तुरंत एनर्जी बूस्ट हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है, ताकत आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का इसमें क्या है? क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कहानी। अब यहाँ पे यही तो सवाल था, मैंने देखो पॉलन ग्रेन से मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, जितना भी रिलेटेड था कि एक्साइन लेयर जो होता है पॉलन ग्रेन का, वहां से निकलता है, प्राइमरी अपर्चर जो है वो एक्साइन लेयर बनाता है। लेकिन पॉलन ट्यूब का एक्सटेंशन कौन करता है भाई? तो इंटाइन लेयर पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। अब इस वाले में 2-3 चीज समझना। एक सिनर्जिड सेल, वो आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी एंटीपोडल सेल्स कौन से हो गए, सिनर्जिड सेल्स कौन से हो गए। चलो, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 104। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 गाइस। ये क्वेश्चन फ्रॉम द ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये। 106 उस वाले में तो बड़ा अच्छा अच्छा कलर आ रहा था, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। बताओ, यहाँ पे कलर ही नहीं है अच्छे वाले। चलो ये देखते हैं गाइस, विजिबल है ये कलर? कलर विजिबल है ना? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 106, इन अ जनरल, इन जनरल आपको क्या करना है? इनकरेक्ट, पहले बात तो गाइस हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं पूछ क्या रहा है। गाइस यहाँ पे देखो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए,
कि in general viruses that infect animals have a single stranded RNA and viruses that infect plants have either single और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक उल्टा कह रहा है। वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है गाइज, एनिमल जैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, ठीक है, तो वो ऐसे वायरसेस जो होते हैं, एनिमल वाले वायरसेस जो होते हैं गाइज, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, इनको हम कहते हैं, प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस को कहते हैं वीरियोइड्स। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। चलो, पहली बात गाइज हम क्या कह रहे हैं कि एनिमल वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल है ना, द वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल गाइज, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, वो कैसे होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होती हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज। लेकिन अगर हम यही देखें कि वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, है ना, प्लांट इन्फेक्टिंग होते हैं, जो इन्फेक्ट करे प्लांट को, तो ये गाइस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने हुए होते हैं। एंड गाइस ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बनने के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, ये वीरियोइड्स होते हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो वीरियोइड्स होते हैं गाइस, इनका प्रॉपर्टी होता है कुछ कुछ। प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये सबसे पहले गाइस जो वीरियोइड्स होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने हुए होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनके लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और क्या देखते हैं गाइज हम और ये देखते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट होने के साथ साथ इनके पास दे हैव एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट एब्सेंट है, ठीक है। तो ये सारे फीचर होते हैं इनके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके फीचर होते हैं। फाइन, चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। Which of the following are not considered as the part of endomembrane system? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया गाइज, लेकिन इसका हमने क्या करा, देखा नहीं कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो गाइज इसमें अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, ये तो उल्टा, ये तो गलत हो गया ना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द प्रोटीन इज इन्फेक्शियस, ठीक है। वायरस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होता है, वायरस इज मेड अप ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट प्रोटीन, सो दिस इज रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नो वायरस कैन कंटेन ईदर बोथ आरएनए एंड डीएनए, कोई भी वायरस दोनों आरएनए और डीएनए कंटेन नहीं कर सकता है, सही बात है। किसी वायरस में या तो डीएनए होगी या तो आरएनए होगी, तो अ वायरस कैन कंटेन और मे कंटेन ईदर अ डीएनए और आरएनए, नो वायरस विल एवर कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो फोर्थ डी क्या कह रहा है, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ small subunits called capsomeres that protects the nucleic acid. This is again correct guys, कि जो प्रोटीन कोट होती है ना called capsid, the protein coat called capsid is made up of small subunits called capsomers. ये जो capsomeres होते हैं, ये टोटल 2130 capsomeres प्रेजेंट होते हैं, किसमें, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी वायरस या फिर सीएमवी कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ
The capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. This is again a correct statement guys. जो capsomeres होते हैं वो या तो polyhedral form में होते हैं या फिर helical form में होते हैं या फिर geometrical form में. Now they are asking incorrect guys. इसमें दो ही statement incorrect है. Statement number 1 A and statement number B. तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है इस हिसाब से? A and B. दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है गलत स्टेटमेंट. फाइन, आगे बढ़ा जाए. चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 106. क्वेश्चन नंबर 107. देखो गाइस, which of the following are not considered as the part of endomembrane system? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो गाइज हमको पता करना होगा कि एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है. व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन? नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंडोमेम्ब्रेन गाइज, इफ वी टॉक अबाउट दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है? तो हम एंडोमेम्ब्रेन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं गाइज कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गाइज एंडोमेम्ब्रेन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में, जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं. और ये कुछ ऑर्गेनील्स कौन से हो गए? गर्ल कॉम्प्लेक्स, गोल्जी, ER, लाइसोसोम्स. ठीक है, तो ये जब मिलके एक साथ फंक्शन करते हैं तो ऐसे को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. अब गाइस एक चीज समझना, क्या आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इज वैक्यूल अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन? द आंसर टू दिस वुड सिंपली बी नो. हालांकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं किससे? लाइसोसोम से ही. लेकिन जो ये वैक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन. एंडोमेम्ब्रेन में जितने ऑर्गेनील्स होते हैं गाइस सब एक दूसरे से इमर्ज करते हैं. जैसे मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं ना सिंपली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, गाइस हम सिंपली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की डायग्राम बनाएं तो दिस इज द न्यूक्लियस. देखो यहाँ पे, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है गाइस, ये इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हो, यहां से इमर्ज होता है हमारा ER. क्या इमर्ज हो रहा है गाइस? हमारा ER. ये ER जो है वो यहां से इमर्ज हो रहा है. अब इस ER में भी आप देखोगे SER और RER. RER वो वाले जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, आउटर साइड में राइबोसोम्स हैं इनके. ठीक है, तो ये हो गया RER. SER कौन से? जिन पे राइबोसोम्स नहीं हो, ये हो गया हमारा SER. अब ER गाइस बनाता है गिव राइजेस टू गोल्जी. ER क्या बना रहा है? ER बना रहा गोल्जी. ER क्या बना रहा है गाइस? ER बना रहा गोल्जी. और गोल्जी क्या बनाता है? गोल्जी फर्दर, ये जो प्रोटीन है ना यहाँ पे आएंगे गोल्जी तक. गोल्जी क्या करता है? गोल्जी फर्दर बनाता है कुछ लाइसोसोम्स और कुछ छोटे छोटे वैक्यूल. अब गाइज अगर क्वेश्चन ये है कि इनका काम, गोल्जी का सबसे ज्यादा फंक्शन अगर किसी से पूछते हैं ना तो वो गोल्जी से ही पूछते हैं. गोल्जी के बारे में लिखा जाता है कि ये जो एक दूसरे से पैरेलल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं. क्या लिखा जाता है? कि पैरेलल डिस्क शेप्ड फ्लैटेंड
structure known as cisternae is present. ठीक है, गोल्जी में ये वाली जो एंड होती है इसको कॉनकेव एंड कहते हो और इसको कहते हो कॉन्वेक्स एंड. कॉनकेव होता है जो गाइज ये रिसीविंग होता है, जो प्रोटीन को रिसीव करता है और अपने अंदर मॉडिफिकेशन करता है. कॉन्वेक्स जो होता है गाइज ये मैच्योर एंड होता है, मैच्योर एंड होता है या मैच्योरिंग एंड होता है. ठीक, जहाँ पे प्रोटीन्स मैच्योर होके फिर लाइसोसोम्स में जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये चले जाते हैं. जो इनकी मैं बेसिकली बात करूं गोल्जी की काम क्या होती है, तो गोल्जी को हम कहते हैं ये प्रोटीन सॉर्टिंग करते हैं गाइस. इनके बारे में कहा जाता है कि गोल्जी जो होते हैं ये प्रोटीन सॉर्टिंग करते हैं और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करते हैं. अब मॉडिफिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो कि शुगर पे फैट्स मॉलिक्यूल या लिपिड की एडिशन कर दी, या प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट. तो आप इसी में कहते हो कि ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन दो चीज़ें होती हैं जो गोल्जी करता है मॉडिफिकेशन के नाम पे. क्या बोलते हो, वन इज ग्लाइकोसाइलेशन, वन इज ग्लाइकोसाइडेशन. ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं ये गोल्जी करता है. आई होप कि मैंने एंडो मेम्ब्रेन भी बता दिया आपको. गाइस समझ पा रहे हो? फटाफट थम्स अप करो, चलो फटाफट थम्स अप कर दो गाइस, फटाफट. चाय भी ठंडी हो गई, बताओ. थम्स अप कर दो. तुम लोग ना एकदम स्पून फीडिंग बच्चे जो नहीं होते, बेटा ये कर दो बेटा, प्लीज थम्स अप कर दो बेटा, तो तुम लोग ऐसे करवा रहे हो. आर यू ऑल देयर गाइस? तुम लोग हो ना, जिंदा हो ना, सुन रहे हो ना? चलो आगे बढ़ू मैं, शैल आई? इसके लिए तो थम्स अप कर दो. आगे बढ़ू मैं. SOSE सेक्टर 23, यस सेक्टर 23, नोएडा वाला 23 सेक्टर या फिर कुछ और है? सेक्टर 23 नोएडा. SOSE गौतमपुरी एंड SOSE सिविल लाइंस. बताओ भाई, जल्दी से करो थम्स अप. चलो ठीक है, कोई नहीं करेगा, आगे ही बढ़ जाती हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन क्या था? मैंने तो पूरा आपको सारा चीज बता दिया, कॉन्सेप्ट तो पूरी बता दी. क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इनमें से फॉलोइंग है जिसको एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता है. तो गोल्जी, ईआर और लाइसोसोम को छोड़ के सारे ऐसे हैं जिनको एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता है. 1 2 3. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ACE. बाकी गोल्जी और ईआर को तो गाइस कंसिडर किया जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 108. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने बस 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है ना. क्वेश्चन क्या है? एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन. जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं. और दूसरा कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म्स 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर in each embryo sac, namely
सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। अभी गाइज ये हमने इस पे जस्ट बात किया है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन पे। सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। वापस आते हैं उसी स्लाइड पे, है ना गाइज, ये वाला देखो, मैंने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, सिनगैमी होती है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। अब ये तीनों बातें यहाँ पे कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन सब एग्जिबिट करता है। गाइस सही है, डबल फर्टिलाइजेशन भी एग्जिबिट करता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर? मेरे हिसाब से तो क्लियर है, बताओ जल्दी, फटाफट बताओ जी, क्लियर है ना? चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। अब यार ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया मॉर्फोलॉजी से, जिस बच्चे ने पढ़ा है, पढ़ने के साथ साथ याद रखा है, हैट्स ऑफ टू देम। जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, आप लोगों को रिवीजन की जरूरत है। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो, मार्जिनल प्लेजेंटेशन इज जनरली फाउंड इन। गाइज अगर हम पहले तो हम प्लेसेंटेशन की बात करें, तो प्लेसेंटेशन 5 तरह की होती है। ठीक है, पूछोगे कौन कौन से, मार्जिनल, पैराइटल, है ना, फ्री सेंट्रल, बेसल, और एक होता है। ठीक है, देख लेना। तो अब कह रहा है कि जो मार्जिनल होता है वो किस में होता है। गाइस मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में होती है। पी में हम देखते हैं कि 2 एंड्स होते हैं, एक डॉर्सल एंड और एक वेंट्रल एंड। तो जो वेंट्रल सूचर होती है ओवरी की, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, ऑन द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। द ओव्यूल्स आर बॉर्न। क्या कहते हैं बेसिकली कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं, तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं भाई, ये ओवरी के इस तरह से, है ना, मार्जिन्स मार्जिन्स को ऐसे डाइसेक्ट करते हुए वेंट्रल सूचर पे अलाइंड होते हैं। क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। ठीक है इस तरह से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 थी गाइस। क्वेश्चन नंबर 110, मुझे लगता है ये वापस से आ गया अपना ज़ूलॉजी का सवाल। अब गाइज मैंने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ाया भी है अच्छे से, बहुत अच्छे से, काफी, मुझे लगता है मैंने 2 बार पढ़ा दी है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है कि टीसीए साइकिल में जो एसएलपी होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो किससे किसकी कन्वर्जन में होती है ना। तो जो एसएलपी होती है टीसीए साइकिल में, गाइज वापस आते हैं टीसीए साइकिल पे। पहले बात तो ये कि टीसीए साइकिल इज अ टोटल 10 स्टेप प्रोसेस, जिसमें आप क्या देखते हो, टोटल 10 स्टेप प्रोसेस होती है। और इस 10 स्टेप प्रोसेस में गाइज हम देखते हैं कि सबसे पहले सिट्रेट
एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोएसीटेट। ये टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब गाइज इसमें हम देखते हैं कि यहां से यहां तक सिट्रेट से लेके ऑक्सैलोसिट्रेट तक 6 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट से लेके ये इकलौता ऐसा है गाइज जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम से लेके ऑक्सैलोएसीटेट तक गाइज ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक। अब इसमें गाइज अगर मैं बात करूं तो 3 बार डिहाइड्रोजनेशन होती है, यानी 3 बार NADH रिलीज होता है, 3 बार डिहाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है। एक पूरी एक साइकिल में एक बार FADH रिलीज होता है, एक बार GTP रिलीज होती है, जो कि हम ATP पढ़ते हैं, SLP जिसे कहते हैं। अब गाइज ये जो SLP है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जब बनता है, सक्सिनिक एसिड, तब जाके यहाँ पे आप देखोगे ATP या GTP जिसको, तो यहाँ पे SLP होता है। क्वेश्चन भी यही पूछा है कि किस जगह पे SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोर। गाइस मैंने आपको बताया है कि 2 तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, है ना। फॉस्फोराइलेशन 2 तरह के होते हैं, इस पे भी आते हैं। रेस्पिरेशन में 2 तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं। वैसे फॉस्फोराइलेशन का 3 टाइप्स होता है, फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो photophosphorylation, then you have substrate level phosphorylation, and then you have oxidative phosphorylation. क्या है? OP, oxidative phosphorylation is OP. This is SLP. SLP का मतलब हो गया गाइस कि डायरेक्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन जा रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? डायरेक्ट फॉस्फेट फॉर्मेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गाइस जब NADH और FADH से ATP बने, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, SLP कहाँ पे होता है गाइस? यहाँ पे SLP जो है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड बनती है, तब जाके हमें क्या मिलता है? तब जाके हमें SLP मिलती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि सबको समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्ड कर दो गाइज, समझ में आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायोइशी इज अ कंडीशन दैट प्रिवेंट्स। गाइज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मोनोइशियस कंडीशन क्या होता है, डायोइशियस कंडीशन क्या होता है। फिर वही बात पूछ रहे हैं, पहली बात तो डायोइशी क्या है?
ठीक है गाइस, डायोशियस कंडीशन होता है जब डिफरेंट प्लांट डिफरेंट मेल और फीमेल फ्लावर भी, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो, उसको हम डायोइशी कंडीशन कहते हैं। और गाइस जब डिफरेंट प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे गाइस, ऐसे केस में हम देखते हैं अगर डिफरेंट पे प्रेजेंट हुआ तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अगर डिफरेंट केसेस डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट हुआ तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि ना तो ऑटोगेमी होगी ना तो जिटेनोगैमी होगी, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। अब नाउ सम कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि मैम ये बता दो ऑटोगैमी क्या होता है। गाइस ऑटोगैमी का मतलब है कि प्लांट सेम है, ठीक है, सेम प्लांट है और एक ही प्लांट के एक ही ऑर्गन पे एक तरफ मेल फ्लावर है और गाइस एक तरफ फीमेल फ्लावर है। सेम प्लांट, ठीक है, सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है। अगर प्लांट सेम हुआ, ठीक है, बट दी फ्लावर्स गाइस, जो फ्लावर है वो डिफरेंट हो गए, फ्लावर्स डिफरेंट हो गए, तो सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, ये क्या हो गया, जिटनोगैमी। तो दिस इज ऑटोगैमी, दिस इज ऑटोगैमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर। दिस इज जिटनोगैमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। एंड जीनोगैमी में क्या होगा गाइस कि प्लांट भी अलग होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये देखते हैं। हमने बोला ये हो गया हमारा ऑटोगैमी, ये हो गया जिटनोगैमी। और गाइस यहाँ पे देखो कि प्लांट भी अलग, ठीक है, फ्लावर भी अलग। ठीक है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जीनोगैमी। और इसी को कहते हैं गाइस क्या, डायोइशी कंडीशन। प्लांट ही अलग है, तो जब प्लांट ही अलग है तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, क्योंकि दोनों होने के लिए प्लांट सेम चाहिए। समझ गए? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, which of the following are the first terrestrial plants to possess a vascular tissue? गाइज हम प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर नोन एज द स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्क्यूलर सिस्टम, जिन्होंने वैस्क्यूलर सिस्टम को डेवलप किया। जिन्होंने क्या किया, वैस्क्यूलर सिस्टम को डेवलप किया। अब गाइज यही ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था। यानी ट्रेकीड, जाइलम और फ्लोएम नहीं कह सकते गाइज, कह सकते हैं इनके पास ट्रेकीड्स और वेसल्स। सबसे पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास ट्रेकीड्स और वेसल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, क्लियर हुआ? बता दो फटाफट सारे बच्चे।
गाइस 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, है ना, थोड़ा पानी पी लूँ, तब तक तुम लोग भी 1 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट सवाल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। क्वेश्चन कह रहा है नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, और सब लोग इस पे एग्री करेंगे कि सारे माइक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, है ना। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू किल हार्मफुल पेस्ट, माइक्रोब्स को हम पेस्ट को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आता है आपका जेनेटिक्स से। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और आपको इनका मतलब बता के मैच ऑफ द फॉलोइंग में करेक्ट मैच करना है, ठीक है गाइस। सबसे पहले कह रहा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है, तो हेट्रोजाइगस, है ना। हम क्या देखते हैं कि हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में जो दोनों एलील्स होते हैं वो एक दूसरे को फुल्ली एक्सप्रेस, जो दोनों हेट्रोजाइगस एलील्स होंगे गाइस वो फुल्ली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। सो दोज उसको हम कोडोमिनेंस करेंगे, कहेंगे। ए का गाइस 1, ए का 1 एक ही ऑप्शन में है। स्टिल हम और भी पढ़ेंगे। डोमिनेंस में क्या होता है गाइस, दो एलील्स जब प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो एक फुल्ली एक्सप्रेस होता है और एक फुल्ली सप्रेस हो जाता है, सिर्फ एक ही डोमिनेट कर पाता है, रेसेसिव वाली एलील सप्रेस कर जाता है गाइस। तो डी का 4, ठीक है। एक ऑप्शन से हमने क्या करा, एलिमिनेट कर लिया। चलिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो होता है जिसमें आपको वेरियस रेंजेस मिलते हैं, जैसे कि होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट इन दी ह्यूमन बीइंग्स।
ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस गाइस, स्टार्च ग्रेन साइज आप देखते हो, एक तो आपको मिलेगा क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ना तो कोई बहुत डोमिनेंट होगा ना तो रेसेसिव होगा, आपको मिलेगा कि मिडिल मतलब मीडियोकर वाला है ना, मीडियम साइज्ड ग्रेन भी मिल रहे हैं। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Question number 116. In a typical nucleus, the euchromatins are the regions of chromatin that are. Guys, एक typical nucleus में euchromatin regions वो regions होते हैं जो कि light stained होते हैं, light stained होते हैं और loosely packed होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया सबको। लूजली पैक्ड, लाइटली स्ट्रेन्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से हैं, तो भाई कर लो, लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट, बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 117 ना। क्वेश्चन में कह रहा है, पूछ रहा है गाइस कि which of the following represents the number of births during a given period in the population। एक गिवन पीरियड पे इनमें से कौन सा है जो नंबर ऑफ बर्थ को बताता है? गाइस, एक गिवन पीरियड को नंबर ऑफ बर्थ जो बताता है वो है नैटेलिटी। क्या है गाइस? नैटेलिटी। क्या करता है ये? तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बर्थ्स। नाउ दे आर आस्किंग मोर्टेलिटी। गाइस, मोर्टेलिटी इज नथिंग एल्स बट नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड। ठीक है, इमाइग्रेशन, व्हेन समथिंग इज एंटरिंग अ पॉपुलेशन। इमाइग्रेशन, व्हेन समथिंग इज लीविंग अ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए 118। BOD इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही है गाइस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ये भी सही है। BOD क्या रेफर करता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर में जितने भी ऑक्सीजन है, अगर उसको बैक्टीरिया ने यूज कर लिया तो वो हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तीसरा कह रहा है द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज इंक्रीज्ड। भाई सीवेज वाटर को क्या कर रहे? ट्रीट कर रहे ताकि पल्यूटिंग पोटेंशियल उसकी घटा सके, और पल्यूटिंग पोटेंशियल तब घटेगी जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। तो गाइज इंक्रीज नहीं, डिक्रीज्ड। दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द BOD इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो BOD is the measure of the organic matter. The greater the BOD of wastewater, the less is its polluting potential. No, BOD जो है ज्यादा होगा तो polluting potential ज्यादा है। दोनों में गाइज इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है। BOD ज्यादा तो polluting potential ज्यादा। तो how many of these statements are incorrect? गाइज 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? 2 स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। द इंफीरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन। गाइज ये अगेन इसके लिए निमोनिक्स मैंने जो याद कर रखा है वो है MCC। ये है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी, है ना। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। देन यू हैव गाइज पेरीगाइनस फ्लावर, जिसमें ओवरी और कैसा है? सेम साइज है। ठीक है, सेम साइज हो गया। तो पेरीगाइनस फ्लावर का मैंने याद रखा है प्लम, पीच एंड रोज।
ये है मस्टर्ड, चाइना रोज है ना, चाइना रोज, कॉटन, PPR पेरिगाइनस फ्लावर, एंड गाइस एपिगाइनस यानी कि जिसमें ओवरी इंफीरियर है। इंफीरियर ओवरी में क्या है, मैंने इसको याद रखा है ऐसे CGS, है ना। तो गाइस इसमें क्या आ जाएगा भाई, गुआवा, ठीक है, कैलोट्रोपिस, गुआवा, सनफ्लावर। तो गाइज इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफीरियर ओवरी का गुआवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120। नाउ गाइज दे आर आस्किंग कि ऑल टिश्यूज ऑन द डैश कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। स्टील क्या होता है गाइज, तो जो एंडोडर्मिस का इंटीरियर पोर्शन होता है, इनसाइड जितने भी टिश्यूज हैं सबको हम स्टील कहते हैं, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। अब गाइज हम आउटसाइड टू इनसाइड अगर अलाइन करें तो ये हो जाएगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, सॉरी फ्लोएम, जाइलम, इनके बीच कंजक्टिव टिश्यू, एंड देन यू हैव पिथ। ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The function of the filiform apparatus is to, filiform apparatus guys guide करता है pollen tube को। filiform apparatus कहाँ प्रेजेंट है, तो filiform apparatus अगर ये 3 सेल्स इधर हो गए, 3 सेल्स इधर हो गए, 2 सेल्स बीच में हो गए, तो आप क्या देख रहे हो, ये वाले जो हैं ये हो गए हमारे filiform apparatus। किसमें प्रेजेंट होता है गाइज, ये दोनों सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। दिस इज गाइज एग सेल। इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों को कहते हैं गाइज एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं इनको, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। गाइज आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा गाइज, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास सर्क्यूलर डीएनए होता है। गाइज सर्क्यूलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास अपनी आरएनए होती है, इनके पास अपना राइबोसोम होता है। कौन सा, 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the, guys ये बताना तो नहीं पड़ेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने करा था ये, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी क्या देखा था, तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थी, तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या देखा था, इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में जो इसको जब ट्रीट करा था किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से गाइस। तो पेनिसिलियम नोटेटम से ट्रीट करने के बाद देखा था कि इस फंगस के आसपास, इस फंगस के आसपास कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनीज नहीं मिल रही थी। Therefore what he said,
ही सेड दैट जब इस फंगस के आसपास कोई बैक्टीरियल कॉलोनीज मिल नहीं रही है, इसका मतलब है कि दिस फंगस इज रेस्ट्रिक्टिंग द बैक्टीरियाज। ये क्या कर रहा है? इट इनहिबिट्स बैक्टीरिया ग्रोथ। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन क्या है गाइस, देखो कि the prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। गाइस ये सही स्टेटमेंट है। हमने देखा कि meiosis के फर्दर जो प्रोफेज होता है वो 5 में डिवाइडेड होता है, बट माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है वो नॉर्मल एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि meiotic prophase 1 has been further subdivided into 6। गाइज मैंने अभी बोला कि 5 में डिवाइडेड होते हैं, कौन से? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। Henking traced a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects and gave this name structure as X body। इसी को इन्होंने क्या बोला था गाइस? बोला था बार बॉडी। इसी को क्या बोला था? बार बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि The two chains in DNA have a parallel polarity। बिल्कुल मैं सबसे, मुझे लगता है चौथा या पांचवा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो दोनों चेन होते हैं डीएनए का, उनकी पैरेलल नहीं गाइस, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है उनमें। कैसी होती है उनमें पोलैरिटी? एंटी पैरेलल होती है। दूसरा कह रहा है इन डीएनए वन चेन हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम एंड द अदर हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये सही है। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक तरफ पीजीए मिलता है 3 कार्बन का और एक तरफ ग्लाइकोलेट मिलता है 2 कार्बन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब ये कह रहा है फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, यही तो मिलता है, पीजीए एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये गाइस? हार्मफुल प्रोसेस है। मैं ये सब बातें बता चुकी हूँ। जैसे C2 साइकिल बताया है ये आपको जब मैं ये पढ़ा रही थी, फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी। ठीक, चलिए 127। अब गाइज ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? हम जनरलाइज्ड ही कर लेते हैं। जैसे अगर आप इस तरफ का मैचिंग देखोगे और इस तरफ का कॉलम देखोगे तो सरफेस एरिया किस में बढ़ेगा गाइज? क्या सरफेस एरिया कभी पॉलन ट्यूब का बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि सरफेस एरिया जो है वो लीफ का बढ़ रहा है। लेंथ किसका बढ़ेगा? पॉलन ट्यूब का। तो गाइज डी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। डी का 2, सी का 1, एक ही ऑप्शन में है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाइस, व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 128 है ये। तो गाइस व्हीट रस्ट कॉज करता है एक फंगस जिसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनी स्ट्रेटिकी। अगेन दिस इज अगेन एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिया जाता है पेशेंट को, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है? जो पेशेंट है उसको ऑर्गन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है ताकि जो जीनोग्राफ्ट है वो रिजेक्ट ना हो। जीनोग्राफ्ट क्या हो जाएगा? इस एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट दी फॉरेन ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस क्या है गाइस? ठीक है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, एपोमिक्सिस। मोनोकॉट के जो पिथ होते हैं गाइस वो लार्ज होते हैं।
ठीक है, और वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट्स में आप क्या देखते हो, पॉली आर्क कंडीशन। क्या देखते हो, पॉली आर्क कंडीशन। अब देखो ये बहुत माइक्रोब्स और नाम देखो, एसिटाई से एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड, ये तो ऐसे ही हो गया, बताओ। सैक्रोमाइसिस सर्विसिए और इथेनॉल ये बनाता है, ठीक है, ईस्ट, आप मिला लो। बी का सॉरी सी का 2 और बी का 4, बी का 4 सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ठीक, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि पॉजिटिव और जीरो, एक को फायदा बिना किसी नुकसान के, कॉमेंसालिज्म, पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन, ठीक है। ग्रिफिथ, चलो ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस, ये था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था। इन्होंने क्या किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2 एक ही ऑप्शन में है। देख रहे हो, अगर आपको डेटा याद है तो किस तरह से आंसर्स बनते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निमोनिया, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम गाइज। अब मुझे लगता है ना कि ये हो गया हमारे बॉटनी का यहाँ पे एंड, ठीक है। अब जितने भी है गाइज आगे जोलॉजी के, एक ये रहा क्वेश्चन बॉटनी का कि जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, उसका पिच का लेंथ कितना होता है गाइज, 34 नैनोमीटर, और एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एक बेस पेयर का लेंथ कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये रहा गाइज हमारा आज का सेशन। मैं यहीं पे, क्योंकि अब बाकी जितने क्वेश्चंस है जोलॉजी के हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है आज का सेशन एंड। होप यू ऑल एंजॉयड दी सेशन, और हमने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ठीक है गाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।